आगे बढ़ते हैं जी और आपको एक बड़े अहम मामले की तरफ लेकर जाते हैं। भारत जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि हमेशा भारत ने प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाई है और अब ख़ास तौर पर एक मूवीज़ का एक दौर चल निकला है कि जिसमें मुसलमानों को बुरा कहा जाता है, मुसलमानों को बुरा दिखाया जाता है और जो तारीख़ है, जो कि भारत की तारीख़ है, उस तारीख़ को मिटाया जा रहा है। पहले औरंगज़ेब जो बादशाह था उसके हवाले से हमारे सामने कंट्रोवर्सी आई फ़िल्म के ज़रिए। उसके अलावा फिर बहुत सारे जो नाम हैं ऐसे जो कि मुसलमान बादशाहों के हैं या मुसलमान पर्सनालिटीज़ के हैं, उनको तब्दील किया जा रहा है। अब एक मूवी का ये एक टीज़र रिलीज़ हुआ है और इस मूवी का नाम है द ताज स्टोरी। और कहा ये जा रहा है कि ये मूवी जो है ये ताज महल के बारे में प्रोपेगेंडा है, लेकिन इसको कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है और एक ऐसा प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि लोग जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएं। खुर्रम सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िल्म एनालिस्ट हैं सीनियर, और उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बाबरी मस्जिद के बाद अब ये तारीख़ी विरसा है ताज महल, और ताज महल को अब लग तो ये रहा है कि मुतनाज़ा किया जा रहा है। आप क्या एजेंडा देख रहे हैं इस पूरी सिचुएशन के पीछे? देखिए, जब तक भारत में बीजेपी की हुकूमत है तब तक इस तरह के मज़मूम जो है वो मकासद पूरी करती हुई कई चीज़ें नज़र आएंगी। जैसा आपने अभी कहा, बाबरी मस्जिद का तनाज़ा रहा, फिर उसके बाद अब ये ताज महल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिवाय इसके इसमें कोई बात नहीं है दूसरी कि ये अपनी शर्मिंदगी और अपनी तज़लील और अपनी जो जिसे कहना चाहिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बजाय उसको और उछालने की कोशिश कर रहे हैं। जब से ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन झड़प हुई और इनको मुंह की खानी पड़ी, तो अवाम का दबाव है, तो उस दबाव को का रुख दूसरी तरफ मोड़ने का एक मज़मूम तरीका है, और कुछ नहीं है इसके सिवाय। अच्छा, जो पोस्टर है उसमें हम ये देख रहे हैं कि ताजमहल के गुंबद से जो हिंदू देवता है शिव, उनका मुजस्मा निकल रहा है। इससे क्या तासुर देने की कोशिश की गई है और उसको फिर बाद में क्यों हटाया गया है? देखिए वैसे आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर खित्ते की एक तारीख़ होती है, उस तारीख़ के ज़रिए उस खित्ते की पहचान बनती है दुनिया भर में, और इस तरह की हरकत करना ये एक बचकाना सोच के अलावा कुछ नहीं है। यानी वो जो मूर्ति दिखाई गई है, शिव इनके जो गॉड हैं हिंदू मैथोलॉजी में, उनको ताजमहल से निकलते हुए दिखाया गया है। तो अब ये कोई ना इसका कोई सर है ना कोई इसका पैर है, और इसके पीछे जो क्लेम उनका है, जो कि वो चाहते हैं कि वो हो, बहुत अरसे से इस पर बात वो कर रहे हैं, वो यही है कि यहाँ शिव का मंदिर था, और कुछ और जो मुख्तलिफ़ लोगों ने बात की कि कोई कहता है कि ये हिंदू लेगेसी की जगह थी, और मुख्तलिफ़ बातें करते हैं। और अब इस फिल्म के ज़रिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन आप देखिए कि उनको मुंह की खानी पड़ी है, और इस पर जिस कदर उन्हें ट्रोलिंग और जलालत का सामना हुआ है, और मुख्तलिफ़ हिस्टोरियन ने, दुनिया भर के बड़े बड़े हिस्टोरियन ने उनका मजाक उड़ाया है। अगर विलियम डेलप्रल को हम देखें, जो कि इंडियन पर एक बहुत बड़े मुस्तनद आलमी शोहरत याफ्ता मौरख़ हैं, तो उन्होंने इसको सिर्फ बकवास करार दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तारीख़ी तौर पे। तो ये जब पोस्टर रिलीज़ हुआ था तो उस पर काफ़ी तनकीद हुई थी और उसके बाद फिर फ़िल्मी टीम ने वजाहत की थी कि ये फ़िल्म जो है ये तारीख़ी हक़ाइक़ पर मबनी है। अब तारीख़ दुरुस्त है या नहीं है, या झूठ बोला जा रहा है तारीख़ के नाम पर, ये कौन तय करेगा? जी, इसकी मैं तारीख़ आपको बता देता हूँ। ये जो तनाज़ा है इसकी तारीख़ तो है, ताजमहल की तारीख़ के बारे में तो दुनिया जानती है, लेकिन इस तनाज़े को तश्कील जो दिया गया, इसकी जो शक्ल बनाई गई, वो आज से कुछ अरसा पहले 1989 में एक इंडियन हिस्टोरियन हैं पी.एन. ओक के नाम से, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने ये मन घड़त ख़याल बयान किया कि ये जो ताजमहल है इसकी जगह कभी शिव का मंदिर होता था। और मज़े की बात है कि उसी मुल्क से, उसी मुल्क के उसी सतह के एक बहुत बड़ी मौरख़ हैं डॉक्टर राचिका शर्मा, उन्होंने तरदीद की कि आपने ये गलत लिखा है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बाद में इंडियन आर्कियोलॉजी सर्वे जो उनका डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इस पर अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसको मुस्तनद एक सर्टिफिकेट जारी किया कि ये ताजमहल मुसलमानों से ही इसका ताल्लुक़ है और मुग़ल दौर से ही इसका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी सरकारी सतह पे भी
निजी सतह पे भी और आलमी सतह पे जहाँ जहाँ हिस्ट्री के बड़े लोग बैठे हैं, सब ने इसको मुस्तरद किया। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात बीजेपी के लिए क्या है? इससे ज़्यादा शर्म की बात मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई है। और अभी भी अगर इन्होंने सबक नहीं सीखा तो ये मज़ीद जलालत और तजलील का शिकार होंगे और सिवाय इन्हें खजालत के और कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, क्या कोई फ्रेमवर्क तय किया जाता है? मतलब किसी मुल्क की फ़िल्म इंडस्ट्री जो है, वो तारीख़ को किस हद तक अपनी मर्ज़ी से पेश कर सकती है? कोई कोई इस हवाले से कोई लॉ है, कोई रेगुलेशन है? देखिए, फिल्म बनाने के हवाले से तो जाहिर बात है कोई कानून नहीं है, लेकिन सेंसर बोर्ड होता है हर मुल्क में। लेकिन जब हुकूमत ऐसी मौजूद हो जो तासुब पर मबनी फ़ैसले करती हो, तो वो सेंसर बोर्ड भी क्या करेगा या वहाँ की अदालतें भी क्या करेंगी। इससे पहले भी हमने कुछ फ़िल्में डिस्कस की थी यहीं 365 से, तो उसमें हमने देखा एक दो फिल्मों के लिए इंडियन अदालतों ने भी स्टैंड लिया कि ये गलत है और इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि बीजेपी की पूरी हुकूमत जो है वो इस बात पर तुली हुई है कि वो बॉलीवुड का इस्तेमाल बतौर आला करे, मुसलमानों की जो है वो तशख़्ख़ुस को ख़राब करे और अपनी वो जो हिंदुत्वा की उनकी थ्योरी है उसको वो पेश उसमें हैं और उस पर वो गलती पे गलती करते जा रहे हैं। कानून कोई नहीं है, लेकिन हाँ, लिखने वाले जो हैं वो लिखते हैं। लेकिन उस हिस्टोरियन आप देखें ना, उन्होंने एक कहानी लिखी, उन्होंने डॉक्टर पीएन ओक की किताब को बेस बनाया, तो उसके जवाब में इंडियंस और इंटरनेशनल हिस्टोरियंस ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब उन्होंने अपनी पब्लिसिटी में पहले ये सब चीज़ें डाली। परेश रावल इतने अच्छे अदाकार हैं इंडियन, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ कि वो इस साजिशी फिल्म का हिस्सा बने और उन्हें खुद जो है वो शर्मिंदगी का सामना हुआ। पहले उन्होंने ये चीज़ें शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट से और फिर हटा दी, और आखिर में फ़िल्म भी ये स्टैंड लेने पे मजबूर हो गई कि जी हाँ, हमारा मकसद तारीख़ बयान करना नहीं है और ना हम ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ताजमहल किसी और की जगह है, बल्कि हम तो सिर्फ एक हिस्ट्री पे मबनी एक फ़िल्म बना रहे हैं। तो पीरियड ड्रामा जो होता है, हम तारीख़ पर मबनी बनने वाली फ़िल्मों को पीरियड ड्रामा कहते हैं। उसके कुछ रूल्स होते हैं और उसूल होते हैं, एथिकल इखलाकी उसूल होते हैं, हमें उनको मद्देनज़र रखना होता है। और अगर हम नहीं रखेंगे तो फ़िल्म बीन से तो जो डांट पड़ेगी सो पड़ेगी, उस शोबे के लोग भी जो है उनसे भी आपको फिर डांट खानी पड़ेगी, और वो खा रहे हैं ये लोग आजकल। और उम्मीद है कि अब इस तजर्बे से बाद वो ऐसा नहीं करेंगे। बॉलीवुड के ज़रिए ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि ये इलेक्शन की मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है? मेरा ख्याल है एक वजह हो सकती है ये भी कि वो इस तरह से अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों या सतही जज्बात को फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हों ताकि इंतखाबात में उनको कामयाबी हासिल हो सके। लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगा और दाद देना चाहूँगा कांग्रेस को। कांग्रेस जो है वो बहुत मुनासिब तरीके से अपनी चीज़ों को पेश करती है और बीजेपी की तरह इंतहा पसंदी के हथकंडे नहीं अपनाती। तो इस लिहाज से कांग्रेस काबिले दाद है और बीजेपी को ये सीखना चाहिए कि अगर आप अपनी हरकतें सही कर लें, आप अपने मुल्क के लोगों के लिए सही मानों में काम करें और साजिशी थ्योरियों से निकल कर ज़मीनी हक़ाइक़ को जानते हुए अपने मुल्क का इमेज बनाने की कोशिश करें, तो इंतखाबात जीतना फिर कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके, अच्छा, अब कुछ बात ज़रा मैं चाहूँगा कि अमेरिका की भी कर ली जाए। अमेरिका में हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की फ़िल्मों पर 100% टैक्स आयद करने का ऐलान किया है। अब ये टैरिफ जो है ये कब और कैसे नाफिज किया जा सकता है और इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या इसका इम्पैक्ट होगा? ये भी प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को शायद ख़ुद भी नहीं पता होगा कि हॉलीवुड का स्ट्रक्चर क्या है। टैरिफ की बात उन्होंने ऐसे ही रैंडम, जैसे बहुत सारी वो बातें करते हैं, उनको टैरिफ का बुखार अगर चढ़ा हुआ है और वो ये कर रहे हैं तो वो करें, लगा भी दें टैरिफ। लेकिन आप ज़रा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए जल्दी से, क्योंकि वक्त हमारे पास कम होता है। लेकिन अगर मैं मुख्तसर तौर पे समझाना चाहूँ तो हॉलीवुड का जो स्ट्रक्चर है उसका 30% जो प्रोडक्शन उसकी बेस है वो हॉलीवुड है। 20% उसमें 20 से 30% जो है वो कैनेडियन बेस्ड है, यानी कनाडा से टेक्नीशियन आ रहा है, कनाडा से ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो रही है, कनाडा से एक्टिंग स्किल्स ली जा रही हैं, वहाँ से डायरेक्टर आ रहे हैं, वो हॉलीवुड में आके काम कर रहे हैं। फिर इसी तरह यूके, जर्मनी, हंगरी, चीकोस्लाविया, यूरोप के कई मुल्क, उनकी तरफ से यही सारी कुमक इन्हें मिलती है, ये काम करवाते हैं। फिर और मज़ीद देखें तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड से ये इस तरह से
एक इनकी पार्टनरशिप है और बिजनेस डील है, और ये शूटिंग्स करते हैं, अमेरिकन फिल्में वहाँ बनती हैं और वो वहाँ आते हैं, ये वहाँ जाते हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर, तब जाके ये 100% आपको बॉलीवुड की पिक्चर नज़र आती है। तो अगर 70% पर आप 100% टैरिफ लगा देंगे तो हॉलीवुड कहाँ खड़ा होगा, फिल्में कैसे बनेंगी, और उनकी आलमी शोहरत याफ्ता फिल्में जो कि गैर मुल्की हुनरमंदों पर इन्हिसार करती हैं, वो सब कहाँ जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई समझाएगा बिठा के तो यकीनन वो अपने फ़ैसले को इस पर तब्दील करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है कि बिज़नेस कंपनियों की तरह आप हॉलीवुड पे भी जो है वो ये टैरिफ लागू कर दें।